जैसे आपकी जो धर्मपत्नी एक शिक्षित है, एक सजग महिला है, तो क्या इनको काम करने का मौका मिलेगा या कल प्रधान बन जाएंगी तो ये घर में रहेंगी, प्रधानी आप चलाएंगे? कि आजकल स्त्रियां 4 कदम आगे हैं और उनको होना भी चाहिए। इसके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो अपना एक कुशल घर चला सकें। जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं न कहीं शिक्षा का भी एक बिंदु सरकार को लगाना चाहिए। अशिक्षित प्रधान बन जाता है, कैसे बन जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम। मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। इस वक्त हमारे देश में पंचायती चुनाव चल रहा है। गांधी जी का एक सपना था कि जब भी ताकत को बांटा जाए तो वो 3 कड़ों में बांटी जाए, जिसे ताकत का विकेंद्रीकरण कहते हैं। एक राज्य, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, एक गांव की सरकार होगी, जिसे हम पंचायत कहते हैं, जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं। और जो हमारा सबसे छोटा प्रतिनिधि होता है, जो गांव के विकास को लेकर आगे आवाज़ उठाता है, उसे हम प्रधान कहते हैं। और चुनाव प्रधानी का चल रहा है। हम लोग ऐसे ही गांव में विकास को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे एक प्रत्याशी से मुलाकात हुई। एक महिला प्रत्याशी हमारे साथ गरिमा सिंह जी हैं। इस वक्त हम काकराबाद में मौजूद हैं, जो काकोरी ब्लॉक का एक गांव है। गरिमा जी, पहले तो जनता फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। गरिमा जी से हम चर्चा करेंगे कि गरिमा जी प्रत्याशी हैं काकराबाद से प्रधानी की, और जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो लगभग शायद 2 पंचवर्षीय से कैंडिडेट हैं। हम गरिमा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में क्या विकास हुआ, और अगर जनता गरिमा जी पे विश्वास दिखाती है, जनता गरिमा जी को मौका देती है, तो गरिमा जी क्या परिवर्तन लाने का जनता से वादा करती है। गरिमा जी, पहला सवाल यही है कि विकास के बारे में भी आप बताइए कि 5 साल में आपने क्या विकास देखा जो पहली पंचवर्षीय थी, और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या परिवर्तन लाने का वादा करती है? देखिए, मुझे पहले अगर जनता मौका देती है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास करूंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास करूंगी। पूर्व प्रतिनिधि द्वारा बहुत अच्छे से कार्य नहीं किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई पर अच्छे कार्य नहीं हुए हैं। मैं इनको बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो है शिक्षण कार्य बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों के शिक्षा पे उसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षक आते भी हैं तो वो मोबाइल चलाते हैं या स्वेटर वगैरह बुनते हैं, अपनी मतलब कुछ अपने कामों में वो व्यस्त रहते हैं। तो अगर आपने मुझको एक मौका दिया तो मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दूंगी। मैं हफ्ते में 1-2 बार जाके उनको जो है प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण करूंगी, और जो भी समस्याएं आएंगी उनका मैं निराकरण करूंगी। दूसरी समस्या जो है वो हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। स्वास्थ्य केंद्र पर जनता को डॉक्टर मिलना चाहिए, जिससे उन्हें दवा के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। और जो हमारे ग्रामीण में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे बड़ी बड़ी घासें उगी हैं, वहाँ सुचारू रूप से डॉक्टर नहीं आते हैं, जिससे हमारे ग्रामीण वासियों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें शहर की तरफ भागना पड़ता है। रात्रि में भी जैसे किसी भी चीज़ की समस्या उत्पन्न होती है, तो अगर हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र अच्छे से चल रहा होगा, या फिर वहाँ पे कुशल डॉक्टर होंगे, तो हमारी जो गांव की जनता है उसको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। उस सारी समस्याओं का समाधान उसको एक मतलब अपने गांव में ही मिल जाएगा। तो अगर मेरी अपनी जनता से यही गुजारिश है, अगर आपने मुझको एक मौका दिया तो मैं इन सारी समस्याओं का निराकरण करूंगी, जो हमारी गांव की जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे गांव की एक प्रमुख समस्या ये भी है कि यहाँ पे प्रतिदिन सफाई कर्मी सुचारू रूप से नहीं आता है।
जिसकी वजह से हमारे ग्रामवासियों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे नालियाँ बहती हैं, नालियों का पानी रोड पे आता रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे एक अवसर दिया, एक मौका दिया, तो मैं इन सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाऊंगी, जिसके कारण आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी स्कीमें ऊपर से आ रही हैं, वो सारी स्कीमें मैं अपने ग्रामवासियों तक पहुँचाऊँगी, जिसके कारण हमारे ग्रामवासियों का चौमुखी विकास होगा। गरिमा जी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी उन्होंने प्रमुख बातें कही हैं, स्वास्थ्य की कही हैं, शिक्षा की कही हैं, कि जैसे अगर स्वास्थ्य केंद्र, जो गरिमा जी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र जहाँ है, जहाँ डॉक्टर सुचारू रूप से नहीं बैठता है और लोगों को गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। गरिमा जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो ये करके दिखाएंगी कि स्वास्थ्य भवन में डॉक्टर नियमित बैठेगा और लोगों को दवाइयाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से उन्हें शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अगला सवाल गरिमा जी ये है कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आपने सफाई का जिक्र किया कि सफाई कर्मी लगाया जाएगा, मगर अब जब जैसे आपका चुनाव बढ़ रहा है, कोरोना की दूसरी वेव आ गई है, टाइफाइड भी चल रहा है और कोरोना भी चल रहा है, तो सफाई पे आप क्या प्रमुखता से कार्य करेंगी कि कोरोना जैसी महामारी से अपने गाँववासियों ग्रामवासियों को बचा सकें? मैं, जैसा कि आपने कहा, कोरोना एक वैश्विक महामारी है जी। तो इसके तहत मैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका पहुंचाने का प्रमुख कार्य एक प्रधान का होता है। तो मैं, जैसे कि सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, जी, सैनिटाइजेशन कराना पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, मास्क उपलब्ध कराना, साफ सफाई का रखना, जो पानी गंदे नालियों का एकत्रित हो तो उसको एकत्रित ना होने देना, ये सब एक संभव प्रयास हैं जो एक प्रधान के माध्यम से ही हो सकते हैं। अगर हमारा प्रधान पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, तो इन सारी समस्याओं से वो हमें निजात दिलाएगा, जिसके कारण हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है इस वैश्विक महामारी से मुक्ति पाएगा। गरिमा जी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी केंद्र राज्य की तरफ से मदद मिल रही है कोरोना काल में, वो गाँव तक लाएंगी और गाँव को एक सुदृढ़ ग्राम बनाएंगी, एक आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश करेंगी। अगला सवाल गरिमा जी है, जो केंद्र की ये एक योजना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने जब भी चुनाव होता है तो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करते हैं। एक आप महिला प्रतिनिधि हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, जनता आप पे भरोसा करने वाली है। तो ये सवाल ज़रूर है कि महिलाओं के लिए विशेषकर आप क्या करने वाली हैं? क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, तो मेरा प्रथम कर्तव्य यही होगा, जो हमारे केंद्र एवं राज्य सरकार से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचाई जाएं। रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करना चाहिए। महिलाएं एकत्रित हों, उनकी समस्याओं को जानने का एक जो प्रधान होता है उसका दायित्व है कि उनकी समस्याओं को जाने और उसका निराकरण करे। जब एक स्वयं सहायता समूह का गठन होगा, जब 4 महिलाएं एकत्रित होंगी, तो वो सारी महिलाएं अपनी अपनी समस्याओं को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगी। तो उसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं कि उनके सामने प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं। हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारे उद्योग, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत सारे उद्योग चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे जो प्रधान होते हैं जो जागरूक नहीं हैं, तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजनाएं योजनाओं का गठन नहीं कर पाते हैं। अगर इन योजनाओं का गठन होगा तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना जाकर के
और चार पैसों को कमाने का मौका मिलेगा। और महिलाओं वैसे भी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में आगे तो बढ़ना ही चाहिए। हमारे साथ विश्वजीत जी भी हैं जो गरिमा जी के पति हैं। विश्वजीत जी, एक सवाल, अहम सवाल है कि जब भी प्रधान महिला बनती है तो वो एक रबड़ स्टैम्प की तरह हो जाती है, सिर्फ मोहर का ही काम होता है, मोहर लगाने का, साइन करने का, मगर जो प्रधान की ताकत का इस्तेमाल होता है वो अक्सर उनके पति करते नज़र आते हैं। ये बहुत सी खबरें हैं कि प्रधानपति, ये एक नया शब्द कॉइन हो गया है, प्रधानपति। तो इस पर क्या कहना है? क्या लगता है कि कल जैसे आप की जो धर्मपत्नी है, एक शिक्षित हैं, एक सजग महिला हैं, तो क्या इनको काम करने का मौका मिलेगा, या कल प्रधान बन जाएंगी तो ये घर में रहेंगी, प्रधानी आप चलाएंगे? देखिए, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि ये शिक्षित हैं, जानकारी है, अब ये शिक्षित हैं, सक्षम हैं और आज की नारी हैं मेरी धर्मपत्नी जो गरिमा सिंह, और अब इनको मौका जनता देगी तो मेरे हिसाब से काम इनको करना चाहिए। और मुझे इन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये गांव में जो भी प्रधान के द्वारा काम अच्छे करने चाहिए वो अच्छे से अच्छे और नई से नई योजनाओं को लाकर ये गांव में अच्छा काम करेंगी। मुझे पूरा विश्वास है इन पर। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, पहले की चीज़ें हैं, पहले की बातें, पहले अशिक्षा थी लोगों में, ज़्यादातर शिक्षित नारियां नहीं थी, महिलाओं में शिक्षा ज़्यादा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, तब ये चलता था कि पति उनके सहारा देते थे। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ इसकी कोई ज़रूरत है। आजकल नारियां एक कदम आगे हैं, है ना, आजकल महिलाएं पुरुष से एक कदम आगे हैं और उनको करना चाहिए। गरिमा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्त्री हर काम जो है, महिलाएं जो किसी भी प्रकार का कोई काम पुरुषों पे अधीन होकर करती हैं। ये लोगों में अभी भी अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, और जहाँ तक ये एक अशिक्षा का अभाव भी है। अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो उसको खुद पता होगा कि उसको क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और किस क्षेत्र में कौन सी सुविधाएं चल रही हैं, मतलब सरकार हमें कौन सी सुविधाएं दे रही है। स्त्रियों को सरकार अलग से आरक्षण भी देती है। जब हमारी गवर्नमेंट जो है स्त्रियों को आगे 4 कदम आगे चलने की प्रेरणा देती है, तो हम क्यों ना प्रयास करें। अगर स्त्री शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो उसको किसी भी क्षेत्र में अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा। किसी भी तरीके का जो स्त्रियों पे आजकल उत्पीड़न तरीके की बहुत सारे केसेस आते हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसी कारण मैं ये कहती हूँ कि आजकल स्त्रियाँ 4 कदम आगे हैं और उनको होना भी चाहिए। इसके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो अपना एक कुशल घर चला सकें और अपने पैरों पे स्टैंड कर सकें। तो तभी हमारा जो समाज है वो एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसर रहेगा। बहुत अच्छी बात कही विश्वजीत जी ने भी और गरिमा जी ने कि अगर महिला सशक्त है, महिला काबिल है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ताकत को समझती है, जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उन्हें समझती है। गरिमा जी, एक आखिरी सवाल, जनता आपके सामने है, आपकी पूरी जनता आपको देखेगी इस इंटरव्यू के बाद, क्या अपील करेंगे अपनी जनता से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो मेरी जनता है वो हमें एक मौका दे। सभी क्षेत्र की जो शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र है और रोजगार क्षेत्र है, जो भी सरकार हमें ये इन क्षेत्रों से संबंधित जो भी सरकार सुविधाएं उत्पन्न करा रही है, मतलब जो हमें दे रही है, तो अगर आपने हमें ये मौका दिया तो मैं आप तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाऊंगी जिनके आप पात्र हैं। कभी कभी कुछ जो पूर्व प्रतिनिधि थे, तो जिनके सर पे छत होनी चाहिए तो उनके सर पे छत नहीं है, और जिनके नहीं होनी चाहिए, जो उसके पात्र नहीं है, उनके सर पे है। तो ये कहीं ना कहीं एक
सिस्टम जो है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को का मैं निराकरण करूँगी अगर आपने मौका दिया। और मैं बस यही एक बात कहना चाहती हूँ कि बस एक मौका दीजिए आप। ये हमारे साथ गरिमा जी थे। विश्वजीत जी भी कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? जी विश्वजीत। ये मेरा ये मानना है, जो गांव की सरकार, तो मैं एक छोटी सी अपील सरकार से भी करना चाहूँगा कि जो गांव की पंचायत का गठन होता है, इसमें शिक्षा को कहीं ना कहीं महत्व देना चाहिए सरकार को भी। जब हमारा एक प्रधान, जो सबसे छोटी इकाई बोला जाता है, प्रधान एक तरीके से एक माध्यम होता है सरकार तक जनता की बात को ले जाने का। गांव की जनता जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी बात को ले जाने के लिए सरकार तक, सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करता है प्रधान। और जब हमारा प्रधान ही शिक्षित नहीं होगा तो वो ना तो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाएगा और ना जनता की समस्याओं को सरकार तक ले जा पाएगा। तो इसलिए एक शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का भी एक बिंदु सरकार को लगाना चाहिए। अशिक्षित प्रधान बन जाता है, कैसे बन जाता है? जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा समाज के लिए? उसको नई किसी चीज़ की जानकारी नहीं। बहुत सारी प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं चलाई गई है ना, उज्ज्वला योजना आई, सम्मान निधि योजना आई, शौचालय हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाया। जो पात्र थे वो अभी भी पात्र ही बन के रह गए, और जो अपात्र थे उनमें कहीं ना कहीं वो कहावत है कि मुँह देखी हो गई कि जो मेरा है उसको कर दिया जाए, जो मेरा नहीं है उसको ना किया जाए। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको अपने परिवार को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कहीं से कोई उनका रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं प्रधान थोड़ी सी जगह, ग्राम समाज की जगह उनको बोने जोतने के लिए दे दी जाए, तो मेरा मानना है कि वो भी अपना पालन पोषण कर सकते हैं अपने परिवार का। कहीं ना कहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो ये APL BPL कार्ड है, राशन कार्ड, इन पर भी प्रधान को कहीं ना कहीं खुद जाकर इसको देखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी विधवाएं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल पा रही। हमारे यहाँ लेखपाल साहब जो आते नहीं हैं, लेखपाल महोदय आते नहीं हैं, लोग उनको ढूंढते हैं। एक खसरा लेने के लिए एक आदमी लेखपाल को तहसील जाके ढूंढना, हमारी तहसील सदर है, सदर यहाँ से 25 किलोमीटर है। गांव का आदमी 100 रुपये खसरे का दे रहा है, वहाँ पे घूस दे रहा है, और यहाँ जो है लाके 200 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। लेखपाल गांव का लेखपाल है, उसको गांव आना चाहिए और गांव में जनता की समस्याएं सुननी चाहिए उसको। कोटेदार ढंग से राशन वितरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जिम्मेदारी प्रधान की है। प्रधान जाकर वहाँ देखे कि सबको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बराबर। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से प्रधान का दायित्व है कि जाए, विद्यालय में बैठे, बच्चों से और शिक्षक से वार्तालाप करे, जाने कि शिक्षा में क्या और नया किया जा सकता है, नई टेक्निक क्या लाई जा सकती है। कुछ नया करने के लिए सोचिए ना। एक खड़ंजा बना देना, नाली बना देना और नल लगा देना, ये तो सभी कर रहे हैं। कुछ अलग करें। मेरा ये मानना है कि ब्लॉक के अंदर टॉप 10 गाँव में काकराबाद का नाम होना चाहिए, आदर्श का नाम होना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता अगर हमारे गांव आए तो उसे लगे कि हाँ, यहाँ का प्रधान बहुत शिक्षित और समझदार है, उसने अच्छा काम किया है। बस ये बहुत अच्छी बात आखिरी में विश्वजीत जी ने कही कि जो प्रधानों, अब कुछ प्रधान ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो सिर्फ एक ठेकेदार रह गए हैं, नाली खड़ंजे तक उनका कार्यभार सीमित रह जाता है। मगर अब प्रधानों को, अब शिक्षित प्रधानों को आने की ज़रूरत है, क्योंकि हर ग्राम को एक आदर्श ग्राम बनने के हकदार है। हर ग्रामीण हमारा हकदार है कि जो केंद्र राज्य की योजनाएं हैं जो उनके लिए बनाई जा रही हैं वो उन तक पहुँचे। तो ये हमारे साथ गरिमा जी थे, उनके पति विश्वजीत जी थे। गरिमा जी काकराबाद से चुनाव लड़ रही हैं। अब 17 को प्रचार बंद हो जाएगा, 17 तक प्रचार चलेगा और 19 को वोटिंग होगी। 19 को इनका भाग्य लिखा जाएगा कि ये अगली प्रतिनिधि होंगी कि नहीं। 17 को एक बार शायद हम फिर मुलाकात करेंगे, गांव का फिर भ्रमण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी मौके पर जनता का मूड क्या है, जनता का रुझान क्या है। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। फिर अगली बात किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, किन्हीं नए मुद्दों पे बात होगी। शुक्रिया।